हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। एंड कल मैंने जब अपना बिजनेस लॉस का थर्ड लेक्चर एंड किया था, तो वो मैंने एंड किया था ऑफ़र पे। हम लोग का टॉपिक बेसिकली स्टार्ट हुआ था अग्रीमेंट पे। अग्रीमेंट हम लोग पढ़ रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ रहे थे, एंड उसके बाद एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़े, ऑफ़र की डेफिनेशन देखी, ऑफ़र के एसेंशियल्स देखे। इतना हमारा कवर हो गया था। और आज का जो टॉपिक है उसमें भी हम ऑफ़र को ही पूरा कवर करेंगे। जैसे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि काइंड्स ऑफ ऑफ़र क्या होते हैं। एसेंशियल्स हम लोग ने पढ़े थे कल कि ऑफरर, ऑफरी कौन होते हैं, प्रॉमिसर, प्रॉमिसी कौन होते हैं, एक वैलिड ऑफ़र के लिए क्या बेसिक नेसेसिटीज़ होनी चाहिए। जैसे कि जो पार्टी ऑफ़र दे रही है उसकी विलिंगनेस तो होनी ही चाहिए, उसके साथ साथ जो पर्सन जिसको ऑफ़र दिया जा रहा है वो अपनी एसेंट भी दे। ठीक है। इसके अलावा हम लोग ने पढ़ा था ऑफ़र पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इन बोथ वेज इट कैन हैपन, एंड फॉर इन दैट रिस्पेक्ट आई हैड कोटेड 2 एग्जाम्पल्स ऑल्सो which has also been prescribed, or you can say which has also been explained by the institutes module. So other than this, now I am going to cover what are the kinds of offer. So our next topic for today would be kinds of offer. Kinds of offer. Now offer जो है वो हमारे इस टाइम पे सबसे पहले 2 कैटेगरीज में डिवाइड होंगे। ऑफ़र विल बी डिवाइडेड। ऑफ़र की डेफिनेशन सबको याद होगी, जैसे कि हम लोग ने कल पढ़ा था। जो हम लोग डेफिनेशन प्रॉपर पढ़ रहे थे ना, जैसे हम लोग ने कहा था कि 2-3 बार पढ़ें कि एक पर्सन जब अपनी विलिंगनेस दिखाता है कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए, इस व्यू से कि दूसरे पर्सन की या तो एसेंट मिलेगी या डिसअप्रूवल मिलेगा, उसको हम प्रपोजल या ऑफ़र बोलते हैं। इतना क्लैरिफाई होने के बाद अब हम इस टॉपिक पे आते हैं कि काइंड्स ऑफ ऑफ़र। काइंड्स ऑफ ऑफ़र में कैसे कैटेगराइजेशन होगा, क्या प्रोसेस है, क्या है, सब वो हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें 2 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले है हाउ मेड, देन टू होम मेड। तो 2 कैटेगरीज में ये आता है। इसमें भी 2 तरह के हम और सब बाइफर्केशन जिसको बोलते हैं वो करेंगे। जैसे पहला बाइफर्केशन जो होगा वो होगा एक्सप्रेस ऑफर। द फर्स्ट वुड बी एक्सप्रेस ऑफर, द सेकेंड वुड बी इम्प्लाइड ऑफर। Okay, and like if I'm talking about to whom it is made, then there would be 2 sub bifurcations. One would be general offer and the other would be specific offer. Okay, so directly the kinds of offer, the heading which states, is not divided into subparts, 4 subparts. Instead, it has been divided into 2 subcategories and then 4 subdivisions more under those 2 subcategories. ठीक है, in totality 4 subdivisions. तो पहले हम इनको एग्जामिन करेंगे कि ये है क्या। इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जैसे जाएंगे, क्योंकि अब हमारा ऑफ़र वाला टॉपिक चल रहा है, इसको हम पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, एक्सेप्टेंस को कंप्लीट करेंगे, देन वी विल कम बैक टू कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि जैसे हम लोग ने पहले भी समझा था कि कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करने से पहले या उसकी डेफिनेशन को समझने से पहले, उसको डीप में स्टडी करने से पहले जो एलिमेंट्स उससे पहले अराइज होते हैं उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अनलेस एंड अनटिल वी विल नॉट अंडरस्टैंड द बेसिक derivation of the definition of the contract, we won't be able to understand what does contract comprises of, what are its types, what are its characteristics, all these things in detail. जैसे कल हम लोग ने कवर किया भी था एसेंशियल्स, तो उसको हम दोबारा से अपने नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। नाउ जनरल ऑफर में क्या बोलते हैं, सबसे पहले हम कवर करेंगे
जनरल ऑफर। अब इसमें ये क्लासिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिया कि हाउ इट इज़ मेड एंड टू whom इट इज़ मेड। और इसको अगर क्लासिफाई किया जाए तो इसमें 5 क्लासिफिकेशंस हैं। क्लासिफिकेशंस एक प्रॉपर ऑफ़र की, जिसमें आ जाएगा जनरल ऑफ़र, स्पेशल ऑफ़र, देन देयर इज़ काउंटर ऑफ़र, क्रॉस ऑफ़र एंड स्टैंडिंग ऑफ़र, ये सब हैं। ठीक है, तो अगर हम जैसे ऑफ़र के रिस्पेक्ट में देखें कि क्या क्या क्लासिफिकेशंस हो सकते हैं, क्या क्या सब कैटेगरीज हो सकती हैं, तो एक हो गया जनरल, एक हो गया स्पेशल, देन देयर इज़ काउंटर, देन देयर इज़ क्रॉस एंड इसके बाद है स्टैंडिंग। तो ये इन्होंने एज इन जैसे ऑफ़र को ही इन जनरल पूरा सब कैटेगराइज कर दिया है। बाकी काइंड्स ऑफ ऑफ़र को ऐसे पढ़ा जाएगा, हाउ इट इज़ मेड एंड टू whom इट इज़ मेड के सब कैटेगरीज में। और पूरे ऑफ़र को इन जनरल अगर इन टोटलिटी समझना है तो उसमें ये 5 टाइप्स ऑफ ऑफ़र हैं। तो अगर समराइज वे में कहा जाए तो ये सभी टाइप्स हैं, ये हमें सभी पढ़ने हैं। ठीक है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड भी टाइप्स हैं, तो ये भी पढ़ेंगे हम। सबसे पहले आते हैं जनरल ऑफ़र पे। जनरल ऑफ़र क्या कहता है? जब कोई ऑफ़र किया जाता है पब्लिक को लार्ज में, जब एक ऑफ़र किया जाता है एक पूरी ऑडियंस को, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे गवर्नमेंट ने एक ऑफ़र निकाला, ऑक्शन का ऑफ़र निकाला पूरे इंडिया के नेशनल्स के लिए। पीएम जो है उन्होंने एक ऑफ़र निकाला या कोई ऑक्शन ऑर्गेनाइज़ किया पूरे कंट्री के रेसिडेंट्स के लिए। ठीक है, तो वो जनरल ऑफ़र हो जाएगा, क्योंकि उसमें वो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, चाहे वो मिडिल क्लास ग्रुप पर्सन हो या लोअर इनकम ग्रुप का को बिलोंग करता हो या हाई अफ्लुएंस सोसाइटी को बिलोंग करता हो, तो वो जनरल ऑफ़र कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, इसमें ये होता है कि जो भी ये कंडीशंस जो भी होंगी ऑफ़र की, ये जब तक कि ये ऑफ़र खुद गवर्नमेंट, जैसे मैंने एग्जांपल दिया गवर्नमेंट का, पीएम का, तो जब तक वो विड्रॉ ना कर लें या वो वापस ना ले लें या वो उसको ड्रॉप ना कर दें या ख़त्म ना कर दें, तब तक ये कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है और इसको कंटिन्यूइंग माना जाएगा, इसको बंद नहीं माना जाएगा। ठीक, तो इसकी ये एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है। अगर हम इसको बुलेट पॉइंट्स वाइज देखें तो सबसे पहले ये लिखेंगे कि दिस ऑफ़र इज़ मेड टू पब्लिक एट लार्ज। क्योंकि हम बुलेट पॉइंट्स में इसलिए लिख रहे हैं, हमारे मॉड्यूल में डिटेल लैंग्वेज दी है, हमें नोट्स के अकॉर्डिंग चलना है, और लास्टली जब हमारा एग्ज़ाम होगा तो उससे 1 दिन 2 दिन पहले हम नोट्स ही रिवाइज करेंगे। मॉड्यूल रीडिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वो तो कवर होगा ही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक 2 to 3 times you'll have to read the module also। ठीक, लेकिन एग्ज़ाम से जो लास्ट टाइम रिवीजन होता है उसमें नोट्स पे ही रह के हम लोग कर सकते हैं, नोट्स को बेस बना के। तो ये उस टाइम के लिए होंगे और इसको आप अभी भी जैसे रोज़ रिवाइज कर सकते हो, तो आपके ये टिप्स में रहेगा। जनरल में पढ़ा है ऑफ़र इज़ मेड टू पब्लिक एट लार्ज, हेंस एनीवन कैन एक्सेप्ट। ठीक, एंड सेकेंड इसमें ये कि until this offer is withdrawn, जब तक कि ये विड्रॉ नहीं हो जा रहा है या रिट्रैक्ट नहीं हो जा रहा है, एक तरह से एंड अप नहीं हो जा रहा है, कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन। तो एक तरह से इसको क्योंकि क्या माना जाएगा, एज इट इज़ अ ओपन ऑफ़र, एक तरह से कंटिन्यूइंग ऑफ़र है, बंद तो हुआ नहीं है, एंड तो हुआ नहीं है। तो ऑफ़र इज़ मेड टू पब्लिक एट लार्ज, एनीवन कैन एक्सेप्ट अंटिल दिस ऑफ़र इज़ विड्रॉन, रिट्रैक्टेड, कैन बी एक्सेप्टेड। नाउ हियर आई हैव इंसर्टेड अ कॉमा, रिट्रैक्टेड के बाद इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन एज इट इज़ अ कंटिन्यूइंग ऑफ़र। तो ये 2 हैं सब बुलेट पॉइंट्स। अच्छा, इसमें जो केस लॉ एक सबसे प्रोमिनेंट वाला है वो मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं केस लॉ का नाम लिख दे रही हूँ। बहुत ही फेमस है, बहुत पुराना केस लॉ है, कार्लिल
वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें इस केस लॉ के बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दे रही हूँ, क्योंकि हम लोग ऑफ़र डिस्कस कर रहे हैं ना, तो ये चीज़ भी होनी चाहिए। इसमें क्या हुआ था कि कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने, ये एक फेमस कंपनी थी, तो ये स्मोक बॉल्स बनाती है कंपनी। तो इन्होंने न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट दिया था कि एक रिवॉर्ड दिया जाएगा 100 पाउंड्स का उस पर्सन को जिसको इन्फ्लुएंजा हो जा रहा है ये बॉल्स यूज़ करने के बाद, एज़ पर डायरेक्शंस यूज़ करने के बाद। मतलब इस कंपनी ने, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने स्मोक बॉल्स बनाती थी, तो इन्होंने न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट दिया कि अगर जो भी यूज़र होगा जो इसे ख़रीदेगा स्मोक बॉल को, एज़ पर डायरेक्शंस यूज़ करेगा, अगर उसे इन्फ्लुएंजा हो जा रहा है तो कंपनी उसे 100 पाउंड्स का रिवॉर्ड देगी। एंड एक लेडी थी कार्लिल, उन्होंने स्मोक बॉल एज़ पर डायरेक्शंस यूज़ किया और उसके बाद शी सफ़र्ड फ्रॉम इन्फ्लुएंजा। उन्हें इन्फ्लुएंजा का अटैक पड़ गया, वो रिकवर हो गई, वो रिकवर तो हुई गई, और साथ ही साथ वो ये अमाउंट जो कंपनी ने एडवर्टीज़मेंट निकाला था 100 यूरो वाला, 100 पाउंड वाला, तो वो अमाउंट भी वो रिकवर कर पाई कंपनी से वो अमाउंट उनको मिल गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑफ़र एक्सेप्ट किया था ना कंपनी का। कंपनी ने एडवर्टीज़मेंट दिया न्यूज़पेपर में, ये पूरी जनरल पब्लिक के लिए था, जनरल ऑफ़र का एग्जांपल है, ये पब्लिक के लिए था एट लार्ज। तो उसने ऑफ़र एक्सेप्ट किया, किसने? मिसेस कार्लिल ने, और उन्होंने यूज़ करके देखा, उनको इन्फ्लुएंजा का अटैक पड़ा, उसके बाद उन्होंने वो रिवॉर्ड ले लिया कंपनी से, और वो उसकी हकदार थी भी, वो उसके लिए एक तरह से एलिजिबल थी। क्यों एलिजिबल थी? क्योंकि उन्होंने ऑफ़र एक्सेप्ट किया था। कंपनी ने ये तो लिखा नहीं था कि इतने ही लोग इस ऑफ़र का यूज़ कर सकते हैं और कोई नहीं करेगा, तो फिर वो जनरल में नहीं, वो फिर स्पेसिफिक में आ जाता, ठीक है। क्योंकि ये जनरल में था इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट किया और उनको वो रिवॉर्ड मिला कंपनी से। सेकेंड केस लॉ, इसमें एक केस लॉ ये है, दूसरा केस लॉ है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। अब ये केस लॉ क्या कहता है? गौरी दत्त ने अपने सर्वेंट को भेजा कि उनका नेफ्यू खो गया है, उनका भतीजा खो गया है, तो वो आप ढूंढ के लाओ उसे। और फिर उन्होंने बाद में अनाउंस किया, किसने? गौरी दत्त ने, कि जिसने उनका नेफ्यू को ट्रेस कर लिया उसे रिवॉर्ड मिलेगा। अब जो उनका सर्वेंट था लालमन शुक्ला, उन्होंने ट्रेस किया नेफ्यू को, लेकिन उन्हें अनाउंसमेंट के बारे में नॉलेज नहीं थी। कौन सी अनाउंसमेंट थी? गौरी दत्त जी रिवॉर्ड देने वाले हैं जो ढूंढ के लाएगा उनके नेफ्यू को। और जब बाद में उनको रिवॉर्ड के बारे में पता चला तो लालमन शुक्ला ने उनसे क्लेम किया कि वो हमें रिवॉर्ड चाहिए क्योंकि मैं आपका नेफ्यू ढूंढ के लाया हूँ, लेकिन उसे रिवॉर्ड नहीं दिया गया। अब इसमें क्यों नहीं दिया गया? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस लॉ है, ये आप कोट कर सकते हो एग्ज़ाम में भी, कि इसमें उसे रिवॉर्ड क्यों नहीं मिला, बिकॉज ही डिडंट नो अबाउट द ऑफ़र। जब एक ऑफ़र इन पब्लिक को एट लार्ज किया जाता है, जनरल ऑफ़र की ही रिस्पेक्ट में मैं बात कर रही हूँ, तो वो सबकी नॉलेज में होना चाहिए, तभी तो उसके अगेंस्ट में अगर कोई बेनिफिट होगा या रिवॉर्ड होगा तो वो क्लेम कर सकेंगे, वो उसके एलिजिबल हो पाएंगे। जब तक ऑफ़र नहीं विड्रॉ हो जा रहा है तब तक के लिए, अगर विड्रॉ हो गया तब तो वो एंड ऑफ़र माना जाएगा, ख़त्म माना जाएगा। लेकिन ऑफ़र अभी है, कंटिन्यूइंग है, आपकी नॉलेज में है, तो आप उसके अगेंस्ट में बेनिफिट्स अवेल कर सकते हो। अगर आपकी नॉलेज में नहीं है तो आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। भले ही गौरी दत्त ने ये अनाउंसमेंट तब करी थी जब लालमन शुक्ला जा चुके थे नेफ्यू को ढूंढने, उनकी नॉलेज में नहीं था, बट तब भी बाद में भी उनको अगर रियलाइज़ हुआ या पता चला, उस टाइम पर उनको नहीं पता था तो उनको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो ये केस लॉ था और इसमें यही जजमेंट आया था कि उनको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा क्योंकि लालमन शुक्ला की नॉलेज में नहीं था।
नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है स्पेशल ऑफर की। अच्छा, स्पेशल ऑफर क्या कहता है? स्पेशल ऑफर कह सकते हैं, स्पेसिफिक भी कह सकते हैं, स्पेसिफिक भी कह सकते हैं। तो स्पेसिफिक कहें या स्पेशल कहें, दोनों में मतलब क्या है? अब इसमें ऑफर अगर एक स्पेसिफिक पर्सन को किया जा रहा है, एक एसरटेन्ड पर्सन को किया जा रहा है, तो एक स्पेसिफिक ऑफर के लिए, और ये ऑफर एक्सेप्ट कर सकता है वही पर्सन जिसको ऑफर किया गया है। अब इसमें बहुत ही फेमस केस लॉ है, केस लॉ का नाम है बोल्टन वर्सेस जोन्स। ठीक है। अब ये इसके बारे में मैं बोलूँ तो इसमें क्या लिखा है कि अगर कोई ऑफर किसी स्पेसिफिक पर्सन को किया गया है, एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए के रिस्पेक्ट में किया गया है, तो वो स्पेसिफिक ऑफर है। ठीक है। जनरल में क्या था? जनरल में ये था कि वो पूरी पब्लिक को किया गया था। ठीक है। और ये किसको किया गया है? ये एक स्पेसिफिक पर्सन को किया गया है। तो इसके रिगार्डिंग जो केस लॉ है बोल्टन वर्सेस जोन्स करके, तो इसमें हम थोड़ा डिटेल में इस पे नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा केस लॉ था, लेकिन इसको हम एक बार ब्रीफ में पढ़ेंगे। पहले हम ये कवर कर लें डेफिनेशन। इसका हम एग्जाम्पल एक आपको कोट कर सकते हैं अभी के लिए फ़िलहाल, कि जैसे ए है ये और ये बी है, इन्होंने ऑफर दिया टू सेल कार एट अ सर्टेन कॉस्ट। कॉस्ट एक फिक्स्ड है, कॉस्ट फिक्स कर दी। ठीक है। ये एग्जाम्पल है स्पेसिफिक ऑफर का, कि हम इतने में, मार्केट प्राइस हमारा मान लीजिए 21 लाख है कार का, हम आपको 18 लाख में देंगे। दिस इज स्पेसिफिक ऑफर। एंड इसमें नेक्स्ट जो है हमारा वो है क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर क्या कहता है? When two parties exchange identical offers in ignorance at the time of each other's offer। यानी कि जैसे ए ने एक प्रपोजल दिया कि बी को कि हम आपको कार बेचेंगे 2 लाख में। ठीक है। और इसमें एक जो कोट किया गया एग्जाम्पल, वो मैं आपको इसमें बेसिकली ऐसे कोट करूँगी, लिख के कोट करूँगी, लेकिन इससे पहले हम लोग थोड़ा सा ये देख लें कि ये जो केस लॉ है बोल्टन वर्सेस जोन्स, ये क्या कहता है स्पेसिफिक ऑफर से रिलेटेड, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि एक बार हम लोग साथ साथ ये भी देखते जाएं केस लॉज, और अगर क्योंकि ये पर्टिकुलर पर्सन को किया गया है। और दूसरी चीज़ ये कि स्पेसिफिक ऑफ़र का मैं एक इसमें बुलेट पॉइंट्स जॉट डाउन कर लूँ, तो इसमें क्या है, बुलेट पॉइंट्स में क्या लिख सकते हैं? ऑफर मेड टू स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर इंसान को किया गया, या फिर एसरटेन्ड पर्सन। ठीक है। एंड कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय दैट पर्सन। वही पर्सन उसको एक्सेप्ट करेगा टू whom ऑफर इज मेड। तो ये है स्पेशल। इसके बाद हमें बात करनी है क्रॉस ऑफर की। ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं एक बार केस लो। अच्छा, ये केस लॉ बहुत ही डिटेल में है, लेकिन इसमें बेसिकली जो आइडिया दिया गया है
वो ये है कि the defendant June sent a written order for goods to a shop which is owned by Brocklehurst and which was addressed to him by name. Unknown to the defendant, Brocklehurst had earlier that day sold and transferred his business to Bolton. But Bolton fulfilled the order and delivered the goods to the defendant without notifying him that he had taken over the business. Defendant accepted the goods and consumed them in the belief they had been supplied by Brocklehurst. When he received Bolton's invoice, he refused to pay it, claiming that he had intended to deal with Brocklehurst personally, since he had dealt with them previously and had a set-off on which he had intended to rely. अब इसमें कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया? द कोर्ट हेल्ड दैट द डिफेंडेंट जोन्स वाज नॉट लाइबल फॉर द प्राइस व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड फॉर द आइडेंटिटी ऑफ पर्सन इज इम्पॉर्टेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट एंड पोलॉक सेड that the rule of law is clear that if you propose to make a contract with A, then B cannot substitute himself for A without your consent and to your disadvantage, securing him to all the benefits of contract. तो एक तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इसमें कमेंट ये दिया गया कि ब्रोकलहर्स्ट एंड जोन्स के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था, it has no idea that now the business is taken over by Bolton. Jones assumed that he placed an order to Brocklehurst, which is the original party to the contract, but not to the Bolton. तो इसमें एक तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग सॉर्ट ऑफ हो गई थी. जैसे कॉन्ट्रैक्ट जो ब्रोकलहर्स्ट और जोन्स के बीच में हो रहा था, उसका आइडिया ये नहीं था कि जो बिजनेस जो कॉन्ट्रैक्ट इनका चल रहा था, ठीक है, ये आइडिया नहीं था कि बिजनेस बोल्टन ने ले लिया है, बोल्टन ही बिजनेस संभाल रहा है. और जोन्स को ये लग रहा था कि उसने ऑर्डर ब्रोकलहर्स्ट को दिया है, ओरिजिनल पार्टी जो ओरिजिनल पार्टी थी, और बोल्टन को नहीं दिया है. तो इस कंफ्यूजन के चलते ये केस लॉ बना. और इसमें क्या जजमेंट आया कि the person to whom offer is made can accept it, no other party can accept on behalf of either party. According to me, the judgment which is given in this case is right according to the facts of the case. मतलब acceptance is only made by that person to whom it is given. एक तरह का ये specific था. तो इसमें ये बोला गया था कि जोन्स लाइबल नहीं है प्राइस के लिए. भाई देखिए, अगर आपको थोड़ा समझना है तो इसमें 3 पार्टीज थी. क्रॉस ऑफर पे आने से पहले मैं इसको समझा दूं एक बार. ये ब्रोकलहर्स्ट है, ये जोन्स है और ये बोल्टन है. ठीक, अब ब्रोकलहर्स्ट एंड जोन्स का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मतलब अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी फॉलो हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा. ब्रोकलहर्स्ट का बिजनेस किसने ले लिया? बोल्टन ने. बिजनेस टेकन ओवर बाय बोल्टन. अब जोन्स को तो ये पता था, जोन्स ने ओरिजिनली कॉन्ट्रैक्ट तो ब्रोकलहर्स्ट से किया था, और जोन्स को ये पता था कि इसके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है तो इसी से ये सारे नेगोशिएशंस होंगे क्योंकि ये ओरिजिनल पार्टी है. लेकिन बिजनेस एक्चुअली में बोल्टन ने ले लिया था. तो अब इसमें जजमेंट में ये बोला गया था कि जोन्स शैल नॉट बी लाइबल फॉर द प्राइस. ठीक है, क्योंकि इन्होंने ऑर्डर रिटर्न ऑर्डर दिया था गुड्स के लिए, गुड्स के रिस्पेक्ट में ब्रोकलहर्स्ट को, और क्योंकि इन्होंने गुड्स का ऑर्डर दिया था तो इनको वापस देने थे पैसे, मतलब इन्हीं को ही अमाउंट ब्रोकलहर्स्ट को देना था. और उसी दिन ब्रोकलहर्स्ट ने अपना बिजनेस जो है बोल्टन को ट्रांसफ़र कर दिया. बोल्टन ने ऑर्डर फुलफिल करे और गुड्स दे दिए वापस. किसको? जोन्स को. लेकिन उसे ये नहीं बताया कि ब्रोकलहर्स्ट ने बिजनेस मेरे को ट्रांसफ़र कर दिया. तो जोन्स ने वो गुड्स कंज्यूम भी कर लिए
ये सोचते हुए कि ब्रोकलहस्ट ने दिए थे। और जब उसको बोल्टन का इनवॉइस मिला, भाई इनवॉइस भी तो रेज होगा ना, आप लोग समझिए, इनवॉइस रेज होगा गुड्स के अगेंस्ट में, जीएसटी इनवॉइस पर्टिकुलरली, जैसे अभी आजकल हो रहा है। तो वो इनवॉइस जब रेज हुआ तो उसने पे करने से मना कर दिया। उसने ये बोला कि ये जो मैंने डील करी थी ये तो ब्रोकलहस्ट से की थी। तो दिस जोन्स वाज सेइंग टू बोल्टन दैट व्हाई शुड आई पे यू, व्हाई शुड आई पे यू। ठीक है, तो इसमें कोर्ट ने बोला कि डिफेंडेंट यानी कि जोन्स जो है, ही वॉज नॉट लाइबल फॉर द प्राइस व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड फॉर द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन इज इम्पॉर्टेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। एंड अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ए से होता है तो बी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, कि हम उस पिछले कॉन्ट्रैक्ट के सारे बेनिफिट्स ले लें या मिस यूज़ करें उस कॉन्ट्रैक्ट का। तो इसलिए यही बोला गया था, कोर्ट ने डिसीजन यही बोला, कोर्ट का जो जजमेंट था वो यही आया था कि जोन्स शैल नॉट बी लायबल फॉर द प्राइस, क्योंकि उसका जो ऑफर था बेसिकली वो ब्रोकलहस्ट से था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट उसी से हुआ था ओरिजिनली, बोल्टन से नहीं था। तो ये स्पेसिफिक ऑफर का एग्जाम्पल है, जिसमें लास्ट में यही बोला गया था कि भले ही जोन्स को पता नहीं था कि बिजनेस बोल्टन के पास आ गया, बोल्टन ने भी इन्फॉर्म नहीं किया, कुछ नहीं पता था, लेकिन ओरिजिनली कॉन्ट्रैक्ट जोन्स और ब्रोकलहस्ट का था। तो जो भी नेगोशिएशंस डीलिंग्स होंगी इनके बीच में होंगी, भले ही इन्हें गुड्स मिल गए हों और इन्होंने इनवॉइस बाद में रेज किया हो, लेकिन आखिरी में यही बोला गया कि ओनली द पर्सन टू होम ऑफर इज मेड कैन एक्सेप्ट इट। तो इन दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट था, ऑफर इन्होंने ही एक्सेप्ट किया, दूसरी पार्टी के बिहाफ में एक्सेप्ट नहीं हो सकता है ऑफर। ठीक, तो ये एक एग्जाम्पल है इसका। तो इस केस में जब उनसे पैसे मांगे गए थे जोन्स से, इनवॉइस जब दिया गया था और उनसे जब पैसे मांगे गए थे, तो उन्होंने ये बोला कि हमने तो डीलिंग अपनी ब्रोकलहस्ट से करी थी, तो हम तो उन्हीं को पे करेंगे, उसके बिहाफ में बोल्टन नहीं ले सकता है ना, दूसरी पार्टी क्यों सब्स्टिट्यूट कर रही है, क्यों मिस यूज़ कर रही है अपनी पोजीशन का, भले ही बिजनेस ट्रांसफ़र हो गया हो। ओरिजिनली कॉन्ट्रैक्ट जोन्स और ब्रोकलहस्ट का हुआ था। तो दिस वाज द केस लॉ। ठीक, अब आते हैं क्रॉस ऑफर पे। बहुत डिस्कशन कर लिया केस लॉ पे, पहले क्रॉस ऑफर समझ लेते हैं। तो क्रॉस ऑफर में जो बुलेट्स हैं वो पहले देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेंगे इसका। अच्छा, इसमें क्या है कि आइडेंटिकल ऑफर करती हैं पार्टीज, दो पार्टी एक दूसरे से मिला जुला ऑफर करती हैं और एक दूसरे के ऑफर के बारे में उन्हें पता नहीं होता है, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है इन इग्नोरेंस एट द टाइम ऑफ ईच अदर्स ऑफर, और इसमें कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर कोई पर्सन ऑफर दे रहा है तो ये नहीं कहा जाएगा कि दूसरे ऑफर का एक्सेप्टेंस है वो। तो पहले इसका एग्जाम्पल समझते हैं। इफ ए मेक्स अ प्रपोजल टू बी टू सेल हिज कार फॉर 2 लाख and B, without knowing the proposal of A, makes an offer to purchase the same car at 2 lakh from A. It is not an acceptance, as B was not aware of proposal made by A. It is only a cross offer, and when two persons make offer to each other, it cannot be treated as mutual acceptance. तो इसके बुलेट पॉइंट्स क्या हो गए? Two parties exchange identical offers in ignorance at the time of each other's offer, and ये जो है not a binding contract। क्यों नहीं है? क्योंकि एक अगर ऑफर दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे ऑफर का एक्सेप्टेंस है। अब इसमें एग्जाम्पल ये है कि एक है ए बंदा और एक है बी बंदा। इसने ऑफर दिया टू सेल कार
ठीक है, इसने एक प्रपोजल दिया कि ये अपनी कार बेचेगा 2 लाख में, लेकिन ये प्रपोजल इसने दिया बी को ए के ऑफर के बारे में अभी कुछ नहीं पता, समझिएगा ध्यान से। ए ने एक ऑफर दिया कि हम कार बेचने का सोच रहे हैं बी को, तो इसने एक प्रपोजल दिया, अभी एक्सेप्टेंस नहीं आया उधर से। तो आप ये मत समझना कि एक्सेप्टेंस आ गया तो अभी अग्रीमेंट हो गया, अभी एक्सेप्टेंस नहीं आया है, एक ऑफर की बात चल रही है, दूसरे पार्टी से एक्सेप्टेंस नहीं आया है, तो हम इसको प्रॉमिस भी नहीं कह सकते हैं। बी को पता नहीं था कि ए ने ऐसा कोई ऑफर निकाला है, बी को नहीं पता था। तो अब बी ने क्या कहा, ये एक ऑफर बनाता है टू परचेज कार फॉर ₹2 लाख। ये एक तरह का को इंसिडेंस हो गया कि इसने ये ऑफर सोचा, बी ने ये ऑफर सोचा, ए ने ऑफर सोचा, बिना किसी के नॉलेज के, नो नॉलेज ऑफ बीज ऑफर। लिख सकते हैं हम लोग ये, नो नॉलेज ऑफ एज ऑफर। ठीक, तो अब इन दोनों ने एक तरह के जो ये ऑफर निकाले हैं, ये बाइंडिंग है दोनों के केस में, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से ही ऑफर कर रहे हैं, ऑफर प्रेजेंट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये म्यूचुअल एक्सेप्टेंस नहीं है, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, नॉट अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, नॉट अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। क्यों नहीं है बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट? क्योंकि अच्छा, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ? बाइंडिंग मतलब जैसे दोनों को जब वो लीगल ऑब्लिगेशन प्रेजेंट हो, दोनों ही केस में, दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट जो एक तरह से हो रहे हैं उसमें लीगल ऑब्लिगेशन एलिमेंट होना ज़रूरी है। ए ने ऑफर दिया बी को कि हम कार बेचेंगे, उसको बी की नॉलेज का नहीं पता था, कि बी ने भी सोच के रखा था कि हम ए को ऑफर करेंगे कि हम खरीदने वाले हैं 2 लाख में, तो ये क्रॉस ऑफर है, विदाउट नॉलेज ऑफ ईच अदर्स ऑफर। ये बात है क्रॉस ऑफर की। एंड इसके बाद आता है काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर क्या कहता है? When the offeree offers to qualified acceptance of offer subject to modifications and variations in terms of original offer, he is said to have a counter offer. यानी कि ए ने जब बी से कहा कि हम आपका प्लॉट जो है, अपना प्लॉट 10 लाख में आपको बेचेंगे, बी ने कहा कि हम 8 लाख में खरीदने को तैयार हैं। वैसे तो 10 लाख में आप ऑफर दे रहे हैं, लेकिन हम 8 लाख में खरीदने को तैयार हैं और हम आपको 2 दिन में पेमेंट कर देंगे। आप हमें 1 हफ्ते का टाइम मांग रहे हैं, जैसे हम आपको 2 दिन में पेमेंट कर देंगे। तो इससे ओरिजिनल ऑफर तो ख़त्म हो गया, नए ऑफर में बहुत सारे चेंजेस आ गए, एडिशंस हुए, मॉडिफिकेशन हुए, तो ये है काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर के हम बुलेट्स लिख लेते हैं। जब ऑफरी यानी कि जैसे पार्टी बी हो गई, ऑफर्स टू क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, मतलब ये ऐसे होगा तो हम ऐसे करेंगे, इस तरह से बोलना। सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशंस एंड वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल ऑफर। ठीक है, तो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। एंड दूसरा बुलेट पॉइंट, इट अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर। जैसे कि जो मैंने एग्जाम्पल दिया उसको मैं कोट कर दे रही हूँ फिर से। ये ए है, ये बी है, इसने ऑफर दिया टू सेल हिज प्लॉट फॉर ₹10 lakhs।
और ये भी कहा कि कंडीशन, मतलब एक और चीज़ इसमें लिख दी कि पे विद इन 7 days। ठीक है, इन्होंने क्या ऑफर निकाला, परचेज इन 8 lakhs, पे विद इन 2 days। तो इससे क्या है, ओरिजिनल जो ऑफर था वो तो ख़त्म हो गया, एक तरह का न्यू ऑफर बना विद मॉडिफिकेशंस। एक तरह का न्यू ऑफर बना विद मॉडिफिकेशंस एंड वेरिएशंस। तो ये काउंटर ऑफर है। कंडीशनल एक्सेप्टेंस भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कंडीशनल एक्सेप्टेंस, कि आप ऐसा करोगे तो इसमें मेरी ये मतलब मैं अपनी बात बोलूँ, दूसरी पार्टी बोल रही है ऐसे कि इसमें मैं ऐसे अगर आपको पेमेंट कर दूँ विद इन इतने दिन, या इस ऑफ़र में अगर ऐसा हो जाए तो मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। तो दैट इज़ काउंटर ऑफर। लास्टली, स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर, ये होता है कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए ओपन। तो इसको स्टैंडिंग, कंटिन्यूइंग, ओपन कहते हैं। जैसे कि टेंडर्स खुलते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे बहुत सी पार्टीज़ हैं जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स होते हैं, ठीक है, तो वो उनको जब मशीनरीज़ ख़रीदनी होती हैं, अपने प्लांट एंड मशीनरीज़ ख़रीदनी होती हैं अपने गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो वो क्या करते हैं, वो सप्लायर से कांटेक्ट करते हैं, टेंडर भरते हैं, उसके रिस्पेक्ट में उनको कोटेशंस मिलते हैं अलग अलग सप्लायर से कि हम इतने प्राइस में आपको मशीनरी सप्लाई कर सकते हैं। एक सप्लायर ए बोलेगा, फिर सप्लायर बी कोई और प्राइस कोट करेगा। तो वो एक तरह का ऑफ़र होता है, लेकिन उसमें एक कंडीशन और लिखी रहती है कि ये ऑफ़र इतने टाइम तक वैलिड है। फॉर एग्जांपल जैसे 31 मार्च 2020 तक ही वैलिड है ये, तो उसमें ये कंडीशन होती है। या जैसे ऑडिटर्स होते हैं, अपना एम्पैनलमेंट एक होता है जिसमें कोई भी, फॉर एग्जांपल जैसे बैंक ऑडिट के लिए अप्लाई करना है किसी सीए को, प्रैक्टिसिंग सीए को, उसको बैंक ऑडिट के लिए अप्लाई करना है, तो उसने अपना एम्पैनलमेंट जो गवर्नमेंट की साइट होती है, जो सीएजी की साइट होती है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, वो फिल किया। उसके अकॉर्डिंग ही उसमें एक टाइम लिमिट होती है कि इतने टाइम तक आप अप्लाई कर सकते हो, तभी आपको बैंक ऑडिट्स मिलना शुरू होंगे। तो वो एक एग्जाम्पल होता है। तो इसमें हम बुलेट पॉइंट्स क्या लिख सकते हैं कि रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, जनरल ऑफर एंड स्टैंडिंग ऑफर में फ़र्क क्या है? जनरल ऑफर तो ये है कि कोई भी कभी भी एक्सेप्ट कर सकता है, जब तक वो विड्रॉ नहीं हो रहा है तब तक वो खुला रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। लेकिन स्टैंडिंग ओपन ऑफर का एक टाइम पीरियड फिक्स होता है, वो हमेशा नहीं खुला रहता है, उसका एक फिक्स टाइम पीरियड होता है। तो इसमें ये लिखेंगे रिमेन्स ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, इसमें हम लोग को एक चीज़ और पढ़नी है, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड, जो हम लोग ने स्टार्टिंग में पढ़ा था। ठीक है, तो ये तो टाइप्स ऑफ ऑफर हो गए। अब एसेंशियल्स पे आने से पहले हम लोग एक बार ये देख लेते हैं कि एक्सप्रेस और इम्प्लाइड क्या होता है। और एसेंशियल्स हम लोग एक बार देखेंगे, इसमें एसेंशियल्स क्या बोलते हैं, और उसके बाद एक ये देखेंगे कि इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है। अच्छा, इसमें एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बहुत इजी है। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड जो है एसेंशियल्स में कवर्ड है, लेकिन मैं इसी में ही एक इसको बुलेट पॉइंट में कवर कर ले रही हूँ। ऑफर या तो वर्ड से हो सकता है या फिर कंडक्ट से, दो चीज़ें हैं।
एक्सप्रेस कर रहे हो, मतलब जैसे आप ओरली बता दे रहे हो कि ऐसे ऐसे होने वाला है, या रिटन में एक्सप्लेनेशन दे रहे हो ऐसे ऐसे होने वाला है। इम्प्लाइड का मतलब क्या हुआ, कंडक्ट से, आपके जेस्चर से, एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि ऑफर ऐसे ऐसे होने वाला है। जैसे क्या होता है जब आप लोग कई बार ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होते हो, कार में होते हो, तो कुछ ऐसे बच्चे आते हैं, दे स्टार्ट क्लीनिंग द कार, and when there is always like particularly on the traffic, in the traffic signal, when there is a red light and we need to follow the traffic rules by standing at those signals, obeying them. And whenever we are in the car, inside the car, some children, poor children, they come and they start cleaning the car. उनको नहीं भी कहा जाता है, then also they do this job. Why? Because in respect of that cleaning part, they require a penny sort of, or you can say some kind of amount. ठीक है, तो वो एक तरह से जो गरीब बच्चे होते हैं वो स्टार्ट करते हैं ऐसे, वो उनके जेस्चर से जब क्लीनिंग करते हैं तो उनके जेस्चर से दिस इज इम्प्लाइड कि उनको उसके रिस्पेक्ट में पेमेंट चाहिए, तो वो इम्प्लाइड ऑफर होता है। तो या तो ऑफर होगा मे बी मेड ईदर बाय वर्ड्स और बाय कंडक्ट। तो ये है ऑफर का मतलब। और इसमें एक चीज़ और है जो हम आपको एक बारी क्लैरिफाई कर दें कि इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है, क्योंकि ये एक बार कवर हो जाएगा ना तो हम एसेंशियल्स फटाफट देख सकते हैं। अच्छा, इनविटेशन टू ऑफर मतलब क्या हुआ, इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर के मतलब में मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो ऑफर जो है वो इसलिए किया जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो सके, उसका इंटेंशन ही होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में उसको कन्वर्ट किया जाए। क्योंकि जब ऑफर होगा, ऑफर कब होगा, जब दोनों पार्टीज़, जैसे 2 पार्टीज़ हैं, उनका म्यूचुअल कंसिडरेशन हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, तो वो एक वैलिड ऑफर बन गया, और फिर जब ऑफर बना उसमें लीगल ऑब्लिगेशन आया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। दिस इज ऑफर। लेकिन इनविटेशन टू ऑफर इज ओनली अ सर्कुलेशन ऑफ एन ऑफर। Invitation to offer is an act precedent to making an offer. Like for example, if you are trying to make an offer with somebody, with the other party, उससे पहले ये invitation होता है। Invitation जैसे ऑफ़र करने से पहले ही, जैसे अगर कोई मुझे गुड सप्लाई करने हैं पार्टी बी को, पार्टी ए जो है, नाउ पार्टी ए नीड्स टू सप्लाई गुड्स टू पार्टी बी, तो उससे पहले ही सेंडिंग प्राइस लिस्ट ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स, जो भी कमोडिटी, जो भी गुड्स चाहिए पार्टी बी को, तो उसकी प्राइस लिस्ट भेज रहा है। प्राइस लिस्ट भेजना ये हम बोल सकते हैं एक तरह से इनविटेशन टू ऑफर, जो कि ऑफर से पहले हो रहा है। अभी हमने ये डील तो करी नहीं है पार्टी बी से कि हम आपको 2 लाख रुपए में गुड्स दे देंगे, हम उससे पहले ही प्राइस लिस्ट भेज दे रहे हैं, तो इससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। इनविटेशन टू ऑफर, अगर इनविटेशन टू ऑफर की बात करें तो इट डज नॉट रिजल्ट इन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इट इज ओनली अ प्रोसेस of negotiation,
only a process of negotiation, invitation to offer. तो ये मतलब है, जैसे अगर कोई पर्सन एडवर्टाइज कर रहा है कि मेरे पास बुक्स हैं या मेरे पास घर है बेचने के लिए या लेट आउट करने के लिए, ये स्टॉक है घरों का इस एरिया में और मुझे लेट आउट करना है, तो वो ऑफ़र नहीं है, दैट इज़ इनविटेशन टू ऑफ़र. हाँ, अगर वो ये बोले एक पर्टिकुलर पार्टी से या जनरल पब्लिक को कि मेरे पास ये घर है और इसका ये प्राइस है, रेंट पे मैं इतने पे दे दूँगा, तो वो फिर एक ऑफ़र बन जाता है. जनरल ऑफ़र बन सकता है, स्पेसिफिक ऑफ़र बन सकता है, फिर बाद में काउंटर ऑफ़र भी बन सकता है. लेकिन अगर वो प्राइस लिस्ट भी नहीं एक तरह से उस टाइम पे कोट कर रहा है, उस घर के रिस्पेक्ट में, जैसे अगर बात की जाए तो उस घर के रिस्पेक्ट में वो सिर्फ ये बता रहा है कि मेरे पास ये घर है, वो ऑफ़र नहीं हो रहा है. अगर उसको घर लेट आउट के लिए देना भी है कि रेंट में देना है और इस एरिया में है, वो प्राइस भी पहले नहीं बता रहा है, वो बता रहा है कि मेरे इस एरिया में ये घर है, तो वो इनविटेशन टू ऑफ़र है. तो इसमें ये बोला जाता है कि इन ऑर्डर टू ascertain whether a particular statement amounts to offer or invitation to offer, test would be intention with which such statement is made. Does the person who made the statement intend to be bound by it as soon as it is accepted by the other, or he intends to do some further act before he becomes bound by it? यानी कि पहले जो है इनविटेशन टू ऑफ़र स्टार्ट होने से पहले जब वो बताता है कि मुझे ये घर बेचने हैं या ये घर रेंट पे देना है, फिर एक पार्टी का कॉल आता है, वो पूछते हैं पर्टिकुलरली कि मुझे ये घर ख़रीदना है या इसको रेंट पे लेना है. उसके बाद जो एक्शन 2 होता है पार्टी ए का, जो इंटरेस्टेड है, जो अपना घर लेट आउट देने में, वो ये बोलते हैं कि हाँ, इस घर का रेंट इतना लग जाएगा पर मंथ का. वो सेकंड एक्शन होता है. तो वो सेकंड एक्शन ऑफ़र है, फर्स्ट एक्शन है इनविटेशन टू ऑफ़र. तो ये फ़र्क है दोनों में ये डिफरेंस है. तो अगर बात की जाए तो ऑफ़र जो है वो फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस होती है. ऑफरर जो करता है ऑफरी को एक तरह से, और वो ऐसे ऑफ़र करता है कि दूसरी पार्टी उसकी एसेंट दिखा दे, उस इंटेंशन से करता है. लेकिन एक ऑफ़र करना सिर्फ नेगोशिएशन के पर्पस से कि हमें और ऑफ़र मिले, कि जैसे अगर मैंने एक प्राइस लिस्ट, जैसे मैंने यही बताया कि भेज दी ब्रांड्स की, अब उसके बाद पार्टी बी ये सोचेगी कि हमें क्या करना है, इस पे हम फर्दर इंटरेक्शन करें पार्टी ए से कि ना करें. अगर ये इनसे फर्दर इंटरेक्शन करेंगे तो वो एक्शन 2 हो जाएगा. तो अभी जैसे ये एक्शन 1 है, एक्शन 2 क्या होगा? एक्शन 2 ये होगा कि पार्टी बी इज सेइंग प्राइस लिस्ट ऑफ ब्रांड X is okay. Now at what final price you will be selling it. तो इस पे एक्शन 2 पे ए क्या बोलेगा? ए विल से आई विल सेल एट ₹1 लाख. तो ये एक्शन 2 जो होगा ना, ये पूरा जो प्रोसेस है, इसको हम बोलेंगे ऑफ़र. ये ऑफ़र है, ये इनविटेशन टू ऑफ़र है. एक्शन 1 में क्या था कि प्राइस लिस्ट भेज दी, अभी कोई ऑफ़र की बात नहीं हुई है. एक्शन 2 में बी ने विलिंगनेस दिखाई, अपना एक्सेप्टेंस दे रहा है कि ठीक है, ब्रांड एक्स की प्राइस मुझे ठीक लग रही है. ए ने कहा ठीक है, हम आपको ये 1 लाख में बेचेंगे, फाइनल प्राइस है. तो ये ऑफ़र है. बी ने कहा ठीक है, हम मान गए. बी ने अपना एक्सेप्टेंस दे दिया. अब लीगल ऑब्लिगेशन भी आ गया, अब ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया. तो जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है? कोटेशन ऑफ प्राइसेस सेंट इन रिप्लाई टू अ क्वेरी रिगार्डिंग प्राइस, जैसे कि ये एग्जाम्पल मैंने आपको कोट किया. एडवर्टाइजिंग ऑक्शन सेल्स, या फिर डिस्प्ले ऑफ गुड्स फॉर सेल इन शॉप विंडो. जो भी आप शॉपिंग विंडो शॉपिंग करते हैं किसी
शोरूम में जाके, पर्टिकुलरली किसी शॉप में जाके, वहाँ जो डिस्प्ले में कमोडिटीज़, या मान लीजिए अपैरल के शोरूम में गए, अपैरल्स डिस्प्ले में लगे हैं, तो आप एक एक करके प्राइस पूछते हो, तो वो इन्विटेशन टू ऑफर है। जैसे अगर प्राइस टैग लगे रहते हैं फॉर एग्जांपल सब में, दैट इज़ इन्विटेशन टू ऑफर। फिर आपने प्राइस पूछा, नेगोशिएट फर्दर किया, अपनी विलिंगनेस दिखाई कि मुझे ये ब्रांड खरीदना है, फिर शॉपकीपर ने कहा ठीक है हम आपको इतने में देंगे, दैट इज़ ऑफर। वो इन्विटेशन टू ऑफर नहीं है। इन्विटेशन टू ऑफर तब है जब वो ब्रांड्स डिस्प्ले में लगे हुए हैं और प्राइस लिस्ट, प्राइस टैग के साथ लगे हैं। इसके अलावा एक एग्जाम्पल ये हो सकता है, जैसे ये एग्जाम्पल 1 हो गया। एग्जाम्पल 2 ये हो सकता है, एन इन्विटेशन बाय अ कंपनी टू द पब्लिक to subscribe to its shares, to subscribe for its shares। ये एग्जाम्पल 2 हो सकता है, जब एक कंपनी अपना एक तरह से इन्विटेशन देती है जनरल पब्लिक को कि हमारे शेयर्स खरीदो, इस रेट पे खरीदिए इतने शेयर्स, तो वो इन्विटेशन टू ऑफर है। फिर उसके बाद पब्लिक वहाँ से रिस्पॉन्ड करे कि मुझे इतने शेयर्स खरीदने, इतने में है या है, अपनी विलिंगनेस दिखाए, तब वो ऑफर में बदलती है, वो एक्शन 2 होता है। तो एक्शन 1 क्या है? इन्विटेशन टू ऑफर। तो ये एक नया टर्म सीखा आप लोगों ने। इन्विटेशन टू ऑफर का मतलब क्या होता है? अच्छा, इसके अलावा जो है हम लोग को एसेंशियल्स पढ़ने हैं, क्योंकि हम लोग ने एसेंशियल्स कॉन्ट्रैक्ट के भी पढ़े थे। अभी हम लोग को पढ़ने हैं एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अभी मैं जिस्ट बता दे रही हूँ, इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसको समझेंगे। अच्छा, वैलिड ऑफर के एसेंशियल्स, पहला तो ये है कि इट मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस, यानी कि लीगल ऑब्लिगेशन प्रेजेंट होना ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, इट मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग, यानी कि साफ, क्लियर कट होना चाहिए। क्लियर होना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है, ऑफ़र क्या बोल रहा है। जैसे अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को कोई फॉर एग्ज़ाम्पल बेच रही है, मान लीजिए ऑयल बेच रही है, लेकिन ये नहीं बता रही है कि हम आपको कौन सा ऑयल बेचेंगे, या मसाला बेच रही है, स्पाइसेस बेच रही है, लेकिन ये बता रही है कि हम इतने क्वांटिटी में आपको बेचेंगे। इन हर स्पाइस की अलग अलग क्वांटिटी बता दी, लेकिन कौन से ब्रांड का भेजेंगे ये नहीं बताया। तो इसमें ये सर्टेनिटी नहीं है, इसमें ये कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि किस ब्रांड का बेचेगी। तो इसलिए ये ऑफ़र सही नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि सर्टेनिटी नहीं है इसमें, क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, एम्बिगुअस है, तो सर्टेन होना चाहिए। देन इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरिंग, जिसके साथ आप ऑफ़र कर रहे हो, दूसरा पार्टी जो है, जो एक्सेप्ट करे या ना करे, उसको कम्प्लीटली पता होना चाहिए ऑफ़र के बारे में। ज़रा सा भी अगर उसको नॉलेज नहीं है तो लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त वाला केस हो जाएगा। समझ आई बात? तो क्लैरिटी होनी चाहिए और पूरी तरह से पता होना चाहिए ऑफ़र के बारे में। एंड ऐसे होना चाहिए कि दूसरे पार्टी का हमें कंसेंट मिले, अप्रूवल मिले। हमेशा ऑफ़र ऐसे होना चाहिए। मैं इनके एसेंशियल्स कोट कर रही हूँ, इसके बारे में डिटेल में कल बात करेंगे। कंडीशनल हो सकता है, ऑफ़र में भी कंडीशनल। कैसे? जैसे हम लोग ने काउंटर ऑफ़र का एग्जाम्पल पढ़ा था, कंडीशनल एक्सेप्टेंस, लेकिन उसके अलावा भी कंडीशनल हो सकता है। जैसे टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती हैं कि जैसे एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें एक ऑफ़र हो रहा है दूसरी पार्टी को, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि रिटायरमेंट पे ये मतलब मैच्योरिटी पे क्या क्या सब्जेक्ट्स हो सकते हैं स्टडी करने को, या क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आप
आफ्टर मैच्योरिटी ये बेनिफिट्स मिलेंगे या क्या क्या नहीं मिलेंगे, तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती हैं, तो वो कंडीशनल ऑफर हो सकता है, लेकिन दूसरी पार्टी की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, तभी वो वैलिड ऑफर बनेगा. एंड ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लाइंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये नहीं कह सकते हैं कि if acceptance is not communicated by a certain time the offer would be considered accepted. मतलब ये कि पार्टी ए और पार्टी बी का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ऑफर चल रहा है कोई, तो पार्टी ए बी से ये नहीं कह सकती है कि अगर आपने ये नहीं बताया कि आप इस पर्टिकुलर चीज़ में, पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं हैं, आप अपनी अप्रूवल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, तो हम यही मानेंगे कि आपने दे दी, अप्रूवल दे दी. तो ये चीज़ ऑफ़र में नहीं होनी चाहिए. प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए ऑफरी को, और उसकी एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है. बिना उससे पूछ के ये मान लेना कि उसने एक्सेप्टेंस दे दी है, ये चीज़ ऑफ़र में नहीं होनी चाहिए. जैसे कि हम लोग ने फर्स्ट नहीं, जो अपनी थर्ड क्लास पढ़ी थी, उसमें ये पढ़ा था प्रॉमिसर ऑफरी वाला कॉन्सेप्ट. एंड जो लास्ट पॉइंट है एसेंशियल्स का, वो ये है कि या तो वो स्पेसिफिक हो सकता है या जनरल हो सकता है, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो ये कुछ एसेंशियल्स हैं जो हम अपने पॉइंट्स जॉट डाउन करके लिखेंगे भी प्रॉपर और समझेंगे. फिर हमें एक केस लॉ भी समझना है, हार्वे वर्सेस फेसी करके, जो बेसिकली है इनविटेशन टू ऑफ़र का एग्जाम्पल, तो वो हम समझेंगे. और इसमें जो एसेंशियल्स हैं, इसमें 2 पॉइंट और भी हैं कि ऑफ़र में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, जो कि मैंने डिस्कस कर लिया, जैसे मैंने बताया जनरल या स्पेसिफिक हो सकता है, तो साथ में एक्सप्रेस इम्प्लाइड भी हो सकता है, मतलब रिटन हो, ओरल हो, या जेस्चर से पता चल रहा हो. अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज़ नॉट एन ऑफ़र, यानी कि इन्विटेशन टू ऑफ़र का एग्जाम्पल हो गया कि अगर जैसे प्राइस हम कोट कर रहे हैं, ठीक है, एक सप्लायर प्राइस कोट कर रहा है अपने डिफरेंट गुड्स का, कमोडिटीज़ का, तो वो ऑफ़र नहीं है, वो इन्विटेशन टू ऑफ़र है, तो वो ऑफ़र की डेफिनेशन में नहीं आएगा. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये हम जॉट डाउन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, एंड उसके बाद वो केस लॉ समझेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर हमें स्टार्ट करना है एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस क्या होता है? बोल्टन वर्सेस जोन्स भी केस लॉ इसमें बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया गया है, जो हम लोग अच्छे से दोबारा पढ़ेंगे. तो हमारी नेक्स्ट क्लास जो रहेगी वो एक्सेप्टेंस पे रहेगी प्रॉपर, और कोशिश करेंगे हम एक्सेप्टेंस को कंप्लीट करने की, क्योंकि वो बहुत बड़ा चैप्टर है. उसके बाद हमें फिर अपने जो भी क्वेश्चंस हैं, टेस्ट योर नॉलेज वाले MCQ, वो भी हम देख लेंगे. थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी और MCQ जो भी हमारा इंस्टीट्यूट प्रिस्क्राइब करता है. तो आज का वीडियो यहीं एंड होगा, एंड नेक्स्ट क्लास से फिर हम एक्सेप्टेंस वाला पार्ट स्टार्ट कर देंगे. थैंक यू.